दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के चौथे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के दूसरे तीसरे भाग को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। शादी के 1 महीने के अंदर ही पता चल गया कि नशे के कारण उन्हें अमीर लड़की नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ा। 3 महीने बाद मायके पहली बार गई। मेरी हालत देखकर मम्मी पापा दोनों रो पड़े। मैं अलग होना चाहती थी, उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो राक्षसों से भी गया गुजरा है। पर माँ पापा ने समाज नाम की बेड़ियाँ मेरे पैरों में पहना दी। वो भी मेरी हालत बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। मैंने अपनी माँ को हर बात बताई, हर परिस्थिति को उनके सामने खोल कर रखा, पर माँ मजबूर थी, क्योंकि अगर बड़ी बेटी घर बैठ गई तो उसके पीछे उनकी 3 बेटियों की डोली भी उस घर से नहीं उठेगी। और ये बात सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी जानती हूँ कि जिस घर की बड़ी बेटी 3 महीने भी अपना रिश्ता ना चला पाए, वहाँ छोटों को भी वैसे ही समझ लिया जाता है। और गरीब परिवार की लड़कियों के लिए तो समाज में ये लिखा हुआ है कि गलती चाहे किसी की भी हो, पर दोष सिर्फ लड़की का होता है। 2 दिन वहाँ बिता वापस ससुराल आ गई, माँ की दी हुई इस सीख के साथ कि उस घर से सिर्फ अर्थी में निकलना। वक्त गुजर रहा था, जब सहन शक्ति ख़त्म हुई तो खुद को मारना चाहा। उसी वक्त ये खबर आई कि मेरे अंदर अखिल का अंश आ गया है। उस अंश के खातिर खुद को रोक लिया, पर उस राक्षस को जरा सा भी सब्र नहीं हुआ और उसकी लापरवाही से मेरे अंदर पल रहा वो नन्हा सा अंश खत्म हो गया। अजय ने सुना तो था आरोही का 2 बार मिसकैरेज हुआ है, पर वजह वो नहीं जानता था। वो हमेशा आरोही के बारे में ही हो रही बातों को नज़रअंदाज किया करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने गलत होने का एहसास था और वो अपने दिल में आरोही के लिए एहसासों को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपने सामने हो रही उसकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करता, और जब कभी भी उसके सामने आरोही के बारे में बातें होती वो वहाँ से हट जाया करता। आरोही आज उसके सीने पे सिर रखे अपने दिल की बातें कह रही थी, या शायद अपने अंदर कहीं दबी कड़वी यादें जो उसके दिल पे एक बोझ की तरह हैं, उसे उसके सामने कहकर अपना मन हल्का कर रही थी। अजय ने भी उसे नहीं रोका। इतना सब कुछ वो सह रही थी, ये तो वो सोच भी नहीं पा रहा था। इतनी सारी बातें जानने के बाद वो उसे अपनी बाहों की मजबूत घेरे में जकड़ लिया था। आरोही ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मेरे अंदर का अंश जा चुका था और मैं जीती जागती लाश बन गई। कमज़ोर होने के बावजूद घर वालों को अपनी ज़रूरतें दिखती और पति को अपनी घर वालों का ताना बढ़ गया था। और अखिल, जो पहले कभी कभी हाथ उठाते, वो अब बेवजह बात बात में मारने लगी थी। मम्मी पापा आए थे मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाने, पर अखिल ने साफ शब्दों में मना कर दिया। और मम्मी पापा की उनकी हैसियत को लेकर जो अपमान अखिल और उनके परिवार ने किया, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। वे वापस जा रहे थे, पर जाते हुए मम्मी ने इतना ही कहा कि अब अगर यहाँ रहना है तो मुस्कुराते हुए रहे, हंसना सीख जा, नहीं तो ज़िंदगी जहर बन जाएगी। जैसा है जो भी है, बस खुश रहना है। अब यही तेरा परिवार है, यही तेरा पति, और अगर तू खुश नहीं रही तो याद रखना वहाँ तेरी बहनों की डोली भी नहीं उठ पाएगी। मुझे नहीं पता अखिल और उसके परिवार वालों ने मम्मी पापा को क्या कहा, पर मम्मी की आंखों में उस समय कुछ और ही नज़र आया, शायद कोई डर। पर मम्मी पापा का मेरे सामने हाथ जोड़कर कहना मेरे दिल में बस गया। उस दिन के बाद से मुझे याद नहीं कि मैं कभी रोई हूँ। अखिल के मार खाकर तुरंत वो जब कहता, उसके लिए होंठों पे मुस्कान से जाए बिस्तर पे बिछ जाती। परिवार वालों की इतनी गालियों और तानों के बीच कभी सब्जी में नमक कम ज़्यादा नहीं हुआ। बहती आँखों को कब का सबसे छुपा गई। होठों की हंसी में सबको सच्चाई नज़र आने लगी, पर अंदर का दर्द वो तो मेरा अपना था, जो सिर्फ मेरे अकेले होने पे निकलता। सब सहते हुए रहने लगी थी, जब जीवन में नन्ही बीबी आई। अब तक मेरी ज़िंदगी कट रही थी, पर उसके आने से मैं जीने लगी थी, सच में मुस्कुराने लगी थी। पर मेरी फूल सी बच्ची भी
सबको कांटों की जैसे चुभती। मुझे सबके व्यवहार से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शुरू से इसकी आदत थी। मैं बीबी के साथ खुश थी, घर के काम किया करती और अपनी बच्ची का ध्यान रखती। उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। इन सब में मैं तो ये भूल ही गई थी कि अब अखिल मेरे पास नहीं आते, मुझे परेशान नहीं करते। डॉक्टर ने मेरे प्रेग्नेंट होते ही 2 बार हुए मिसगैरेज की वजह से इस बार बहुत सावधानी रखने को कहा था, और सासू माँ ने अपनी जिम्मेदारी इस मामले में बखूबी निभाई। इस बात के लिए मैं पूरी ज़िंदगी उनकी आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे पूरे 9 महीने अपने पास सुलाया। बीबी के होने के बाद भी वो मेरे पास कभी नहीं आए। मैं खुश रहती, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़बरदस्ती का शिकार नहीं होना पड़ता था। वैसे भी उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह बीते वक्त में उनका व्यवहार था, मुझे उनसे सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो घर आना कम कर दिए। बीबी के होने के 2 सालों बाद पता चला वो बाहर किसी औरत के साथ अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी किया करते हैं। मैं तो उस घर में पहले भी नौकर थी और अब भी, इसीलिए मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही सच्चाई जान मुझे कोई फ़र्क पड़ा। उनके घर वाले चाहते थे मैं बाहर वालों के सामने नॉर्मल रहूं, हंसूं मुस्कुराऊं। मैंने उनकी बात मान ली। लोगों के सामने हम एक हैप्पी फैमिली थे, पर अंदर की बात तो सिर्फ हम ही जानते थे। और मुझे तो मम्मी ने बीबी के जन्म के समय जब वो मुझसे मिलने आई थी तब तो सच्चाई बताई, जिसके बाद तो मुझे वहीं रहना था। आरोही ने जैसे ये कहा, अजय उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। अब आरोही ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ अजय की नज़र आरोही पे टिकी हुई थी। अजय की नज़रें खुद पर पाकर आरोही खामोश हो गई और उसके सीने से हटने लगी। अजय ने एक हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और दूसरे हाथ से वापस उसके सर को अपने सीने पे रख दिया। क्या बताया मम्मी जी ने? अजय ने उसे खामोश देखकर पूछा। जब मम्मी पापा मेरे मिसगैरेज के समय मुझसे मिलने आए थे तो अखिल ने उन्हें कहा था कि अगर मैं घर के अंदर की कोई भी बातें बाहर किसी को बताती हूँ या मेरे मम्मी पापा किसी को बताते हैं तो वो मेरी तीनों बहनों की शादी किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगी। और उन्होंने उन्हें ये भी कहा था कि वो मुझे समझा कर जाएं कि मैं नॉर्मल रहूँ, इस तरह रोना गाना ना करूं। मैं अखिल के परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूं अजय जी, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं जानती हूं अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मेरी बहनों की शादी नहीं होने देंगे तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने होठों पे मुस्कान सजा खामोशी को अपना लिया। आरोही मुस्कुराते हुए अजय की तरफ देखी, पर उस मुस्कान के पीछे का दर्द आज अजय को नज़र आ रहा था। अजय उसे खुद से अलग कर बेड पे बिठाया और खुद बेड पर टिक कर बैठ अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, जहाँ परेशानी साफ झलक रही थी। इतने महीनों से आज पहली दफ़ा वो इस कदर परेशान हुआ था। आरोही ने उसकी हथेली थाम उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या हुआ? आप तो कभी इस तरह टेंशन नहीं लेते, फिर आज क्या हुआ? आप इतनी तकलीफ़ में रही आरोही, और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इस तरह लापरवाह कैसे हो गया? अजय सचमुच परेशान हो गया था। अजय जी, आज आपसे एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे ना? मैंने पहले ही भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप जब चाहें जो चाहें मुझसे कह सकती हैं। ये सुनकर आरोही के होठों पे मुस्कान आ गई। वो उसके दोनों हथेलियों को थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू अजय जी। मुझे नहीं पता कब किस वक्त से, पर प्यार का मतलब जाना समझा है तो सिर्फ आपसे। एक हमसफ़र जैसा मैं सोचा करती, आप वही हैं। न जाने कितनी दुआओं का असर है जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। कभी कभी लगता है किसी ने शिद्दत से मेरे लिए खुशियाँ मांगी थी, जो आप जैसा हमसफ़र मिला मुझे। ये सुन अजय के होंठों पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी नज़रें अभी भी आरोही पे टिकी हुई थी। क्या हुआ? उसकी होंठों की मुस्कुराहट देख आरोही ने पूछा। कुछ पल हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिस पे यकीन नहीं होता, और ये वही पल है जिसे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी आपने कहा ना
कि किसी ने आपके लिए शिद्दत से खुशियाँ मांगी थी, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो खुशियाँ मांगने वाला मैं ही था। पर मुझे नहीं पता था मैं आपके लिए खुशियाँ नहीं, अपने लिए खुशियाँ मांग रहा हूँ। आपका मेरे जीवन में होना ही मेरे लिए भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफ़ा है। जिस दिन से आप मेरी नज़रों में आई हैं, मैंने सिर्फ आपकी खुशियाँ मांगी हैं और मैं अभी भी सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें। अजय आरोही के गाल पे हाथ रख बहुत प्यार से बोला, कैसे कहते हैं आप इतना प्यार, बिना कुछ चाहे बिना कुछ मांगे कहाँ से लाते हैं इतना सब्र, किस मिट्टी से बने हैं आप। आरोही उसके चेहरे को अपनी नज़रों में भरते हुए बोली, आप हैं ना पास और कुछ नहीं चाहिए। आपको कभी हासिल करना चाहा ही नहीं, बस सुकून चाहता था जो आपके और बेटू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मिल जाती है। अजय आरोही के सर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। अब भी आरोही की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। अब मुझे ऐसे मत देखिए, इतना भी सब्र नहीं है मुझ में जितना आप समझती हैं। आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार देखकर खुद को रोक पाऊँ ये तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। अजय मुस्कुराकर उसके सर को चूमते हुए बोला। आरोही उसके सीने से लगी हुई उसकी बाहों में और सिमट गई। आपको पता है अजय जी, जब जब आपने सबके सामने बीवी को अपनी बेटी कहा था, उसी वक्त आप मेरे दिल में आ गए, क्योंकि मेरे बाद आप पहले इंसान थे जिसने मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा था, लाडो शब्द से नवाजा था। आपने कितने हक से उस दिन बीवी को मेरी बेटी कह दिया। वैभव भैया से भी उसे मेरी लाडो कह कर मिलवाया था। उस दिन आपकी ज़ुबान से निकला वो शब्द मेरे दिल में उतर गया। आपने कभी भी बीवी को अपनाने में झिझक महसूस नहीं की। उसके लिए आपका प्यार मैंने हर पल महसूस किया है। अखिल ने कभी भी बीवी को अपनी गोद में नहीं लिया। बीवी के होने के बाद वैसे भी वो घर में कम ही रहती और जब भी रहती गहरे नशे में रहती। बीवी जब छोटी थी और अखिल जब घर पर होती और उसका रोना सुनती तो उस छोटी सी बच्ची को कमरे से बाहर निकाल देती। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई और कोई शरारत कर देती तो अखिल उसे भी मारने लगी थी। मैं बीच में आ जाती थी, पर अखिल का गुस्सा जब तक शांत ना हो जाता वो हम दोनों को मारती। जो चीज़ हाथ में आता उससे उनके घर के लोग तो वैसे भी हमें इस तरह देख कर मज़ा आता था। वो तो बस यही चाहते थे कि घर के अंदर की बात बाहर ना जाए, उसकी कीमत चाहे कोई भी हो। और इस चीज़ की उन्होंने एक मोटी कीमत भी दी। मेरी 2 बहनों की शादी में पैसा देकर। आरोही के बताने पे अजय जो उसके सर को सहला रहा था उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आरोही ने उसकी नज़रों में देखा जहाँ कुछ सवाल थे। मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी के लिए पापा जी ने पापा को पैसों की मदद की थी, वो भी साफ साफ शब्दों में ये बताकर कि वो उनकी बेटी के चुप रहने की कीमत है। मम्मी पापा तो वैसे भी मेरी हालत से बहुत दुखी थी, इसीलिए मैं अब उन्हें कुछ कहती ही नहीं थी। पर पापा ने ईशु और तनु की शादी के समय कहा था कि एक बार छुटकी की शादी होने दे, उसके बाद उस घर से तू वापस आ जाना। ईशु, तनु और छुटकी अपनी बहनें। आपकी बहनें? अजय ने पूछा। इसी का तनीसा और काजल। ईशु और तनु की शादी हो गई, दोनों अच्छे घर अच्छे परिवार में हैं। पापा ने उनके मामले में हैसियत नहीं देखी। ये अच्छा किया, अपने जैसे लोगों के बीच में बेटी ब्याह दो, कम से कम बेटी सुखी तो रहती है। पैसों की कमी जीवन में इंसान सह भी जाता है, पर प्यार की कमी, बात बात पे अपमान, गरीब परिवार से आने की ताने हर पल मार देता है। और ये बात मेरे पापा ने मुझे देखकर अच्छी तरह समझ लिया था। आपको उनकी याद नहीं आती? अजय उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अपनी बहनों की आपको उनकी याद नहीं आती? अपनी बहनों की, मम्मी पापा की? आप उनके पास जाना नहीं चाहती? नहीं, मतलब मैंने आज इतने दिनों में पहली बार आपके मुँह से उनके बारे में सुना, इसीलिए पूछा। अजय उनकी आंखों में देखते हुए बोला।
अखिल से मेरी शादी 10 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों में मैं अपनी मम्मी पापा और बहनों से शायद 5 बार बस मिली हूँ। जब मेरा पहला मिसगैरेज हुआ था, दूसरा जब बीवी हुई थी, फिर तनु ईसू की शादी में और अखिल की मौत पर। उसके बाद आखिरी बार जब अखिल की मौत के बाद पापा मुझे लेने आए थे। पापा मुझे वापस ले जाना चाहते थे, पर घर वालों की फ्री की नौकरानी की आदत हो गई थी। उस दिन पापा ने बहुत गिड़गिड़ाया था सबके सामने, घर के हर सदस्य के सामने झुके थे, सिर्फ मेरे खातिर। पर पापा जी ने पापा का अपमान करके घर से निकाल दिया और वापस कभी वहाँ ना आने के लिए मेरी कसम दे दी। ये बताते हुए आरोही की आंख से आंसू बह गए। नमी तो अजय की आंखों में भी आ गई थी। आज मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले जो था वो था, पर अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और बीते 5 महीनों से आप मेरे साथ हैं। पर एक बार भी मैंने आपके परिवार के बारे में जानना नहीं चाहा। कहीं ना कहीं मैंने भी आपको हर्ट किया है। क्या इसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? अजय ने आरोही को सीधा बिठाकर उसके सामने सिर झुकाकर कहा, अभी आप गलत हो अजय जी, मेरा परिवार तो आप हो। याद है आपने ही कहा था आपका परिवार मुझसे और बीवी से है, तो फिर मेरा परिवार आपसे अलग कैसे हो गया? या फिर आप मुझे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो? क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है? आरोही के कहने पे अजय उसके चेहरे को देखने लगा जहाँ आरोही की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। नहीं आरोही, मैंने कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। आप तो मेरी ज़िंदगी हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई, क्योंकि मैंने आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। मुझे आपको आपके मम्मी पापा से मिलवाना चाहिए था, उनके बारे में पूछना चाहिए था। बस उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। अजय ने उसकी हथेलियों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। गलती तो मेरी है ना अजय जी। इन 5 महीनों में आप हमेशा ही मुझसे बात कहती, हर बात मुझसे शेयर कहती, पर मैं ही आपके सामने खुलकर कुछ नहीं कह पाई। आप तो हमेशा ही फूफू और फूफा जी के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि रोज़ उनसे मिलने जाते हैं। ये भी बताया, मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, पर मैं ही आपसे कुछ कह नहीं पाई। आप तो अपना प्यार भी हमेशा जता जाते हैं, पर मैं ये भी एक्सेप्ट करने में इतनी समय लगा दी। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो। आरोही की आंखें फिर भर आई थी। आप है ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका और बेटू का ख्याल ही मुझे कुछ होने नहीं देगा, और मुझे आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। या आपकी आंखों में नमी, और वो भी मेरे कारण आई, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अजय ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आपसे कुछ मांगूं, क्या आप देंगी? आरोही उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मेरा तो सब कुछ आपका है, मांगने की क्या ज़रूरत? आपको जो चाहिए आप ले सकती हैं। ये आप ही दे सकती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर कह कर देखिए। अगर मेरी बस में रहा तो मैं उसे अभी आपके हाथों में सौंप दूंगा। अजय उसकी हथेली थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपसे तुम तक का सफ़र नहीं कर सकती? जब आपके लगों से अपने लिए आप शब्द सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आपसे बड़ी हूँ। प्लीज़। वो उसकी नज़रों में झांक रही थी। ये तो बहुत मुश्किल चीज़ मांग ली आपने आरोही, मुझसे नहीं होगा ये। और वैसे भी अगर आप मुझसे छोटी भी होती तब भी मैं आपको आप ही कहता। अजय जी कोशिश तो करके देखिए, अपने लिए ना सही आपकी आरोही के लिए। या तो तुम क्या आज मुझे हार्ट अटैक दिलाने वाली हो? मतलब? आरोही अपनी आंखों में सवाल लिए अजय की तरफ देखी। पता है आपके मतलब तुम्हारे लबों से निकला ये दूसरा शब्द है जिस पर मुझे बेहद प्यार आ रहा है। कौन सा? जब तुम मेरा नाम लेती हो मुझे अपने ही नाम पे बेहद प्यार आता है। ऐसा लगता है उस दुनिया में इससे खूबसूरत कोई नाम ही नहीं है। और दूसरा? आरोही मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अभी जब आपके लबों से सुना आपकी आरोही, ये सच है ना? आप सच में मेरी आरोही?
अजय की आंखें भर आई थी। वो उसकी हथेली को थाम कर अटकती जुबान से बोला, हाँ अजय जी, मैं आपकी आरोही हूँ, सिर्फ आपकी आरोही। आरोही उसके सीने से लग अपनी बाजुओं को उसकी पीठ पे कसते हुए बोली, वो सचमुच मेरी बाहों में है या मैं नसीब में हूँ। उसका ख्याल ही ऐसा है जो मुझे कभी होश में रहने नहीं देता। आरोही अजय के लबों से निकली। इन लफ्ज़ों को सुनकर मुस्कुरा दी। आरोही शर्माते हुए उसके सीने पे अपना चेहरा छुपा ली। सॉरी, फिर से आपको अनकम्फर्टेबल कर दिया। अजय अपने सीने में से छुपाए आरोही को देखते हुए बोला। आरोही उसके सीने से अपना चेहरा निकाली और थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोली, या तो इजहार किया कीजिए या सॉरी फील किया कीजिए। ये इजहार करने के बाद आपका सॉरी कहना मुझे पसंद नहीं और अनकम्फर्टेबल नहीं होती। वो थोड़ा सा आरोही झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। अजय आरोही के इस नए अंदाज को देखकर मुस्कुरा उठा। क्या थोड़ा सा? उसने शरारत भरे लहजे से कहा। कुछ नहीं, सो जाइए अजय जी, सुबह के 4 बज रहे हैं। आज आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने भी आपको जगा दिया। अब आप आराम कर लीजिए। आरोही उससे दूर होकर बिस्तर से उतरते हुए बोली। जैसे ही आरोही आगे बढ़ी, अजय ने इसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उसके लंबे बाल जो जूड़े में बंधे हुए थे अजय के खींचने से खुलकर उसके चेहरे पे बिखर आए और वो अजय की गोद में आ गिरी। अजय ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे लगाया और उसकी दोनों बाजुएं उसके कमर के आसपास लपेटते हुए बोला, आज रुक जाइए ना मेरे पास, अभी तो मुझे कितना कुछ कहना है, कितना कुछ सुनना है। आरोही उसकी गोद में बैठी उसके चेहरे को देखने लगी। अजय ने शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। आई लव यू आरोही, आई लव यू लॉट। काश प्यार नापने का कोई पैरामीटर होता तो मैं बता पाता आपको कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करता हूँ। जब आप मेरे पास होती हैं तो क्या महसूस करता हूँ। आपका नाम सुनकर ही मेरी धड़कनें किस तरह धड़कती हैं। जब अपने एहसास आपके सामने कहना चाहता हूँ, शब्द नहीं मिलती, बस सच कह रहा हूँ। रोज़ थोड़े से थोड़ा ज़्यादा प्यार हो जाता है मुझे। रोज़ आप नई लगती हैं। हर दिन ऐसा लगता है आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ और देखता ही रहूँ। हर बार आप मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। कैसे बताऊँ? बताइए ना आरोही, आप ही बता दीजिए। किस तरह बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अजय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ की तड़प बता रही थी कि वो सच में अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। आपका प्यार नज़र आता है इन आँखों में। मैंने हर पल महसूस किया है आपका प्यार। मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। और अब वही प्यार मैं भी आपके लिए महसूस करती हूँ। आरोही इसके सर से सिर जोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसकी आँखों में देखते हुए कशिश भरी आवाज़ में बोली। दोनों का चेहरा एक दूसरे के एकदम करीब था और आँखों में नमी थी। नज़रों से नज़रें उलझी हुई थी। जब आरोही ने अपना चेहरा और करीब किया और उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए, आरोही सी इस पहल से अजय की आंखें सुकून से बंद हो गई और आँखों में ठहरी नमी आंसू बनकर बह गई। अजय ने हौले से उसके कमर को पकड़कर उसे खुद से सटा लिया और आरोही ने उसकी गर्दन पर अपनी हथेली फंसा ली। लबों से लबों की टकरार जारी थी। जब अजय ने उसी तरह संभाल कर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसकी तरफ झुक गया, धड़कनों ने बेतहासा शोर करना शुरू कर दिया। जब अजय ने उसके लबों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं आप चाहें तो कमरे में जा। आरोही ने उसके होंठों पे उंगली रख उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भरोसा है आप पर अजय जी। मैं तैयार हूँ पूरी तरह आपकी पत्नी बनने के लिए, खुद पर सारे अधिकार देने के लिए, आपकी हो जाने के लिए। अजय ने कमरे में जल रही नाइट लैंप को बंद किया
और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दो बेतहासा धड़कते दिल अब एक लय में चल रही थी। आँखों में आंसू थे तो होंठों पे मुस्कान भी थी। एक दूसरे की हथेलियों पर फंसी हथेलियाँ आपस में कस गई। सिसकी और आहों के शोर में चादर से लिपटे दो बदन एक हो गए। खिड़की से आती चांद की रोशनी में आज अजय का इश्क कबूल हो गया था तो आरोही को एक सच्चा हमसफ़र मिल गया था। आपको एक बात बताऊं आरोही, अजय ने अपने सीने पर सिर रख बैठी आरोही से कहा। दोनों अपने प्यार भरे एहसासों को जी कर एक चादर में एक दूसरे की बाहों में थे। कहिए ना। आरोही जो उसके सीने पे सिर रखकर अपनी उंगलियां उसके सीने पे चला रही थी, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब मैंने आपको दुल्हन की लिबास में पहली बार देखा तभी आप मेरे दिल में आ गई। न जाने उन झुकी हुई पलकों में क्या था जो दिल ने एक बार आपके चेहरे को देखा, उसके बाद आपके अलावा किसी पर नहीं रुका। शुरू में खुद पर बहुत नाराज़गी होती कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। हर पल अपने गलत होने का एहसास होता। आपको पता है, मैंने आपके चेहरे को सिर्फ अखिल भैया से जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन देखा था। उसके बाद कई महीनों तक मैं आपके चेहरे को नहीं देखा ताकि मैं आपको भूल जाऊं। बहुत कोशिश करता कि आपके बारे में ना सोचूं। इस चक्कर में 2 गर्लफ्रेंड भी बनाई थी। अजय ने ये बताया तो आरोही उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अजय मुस्कुराते हुए उसे देखा। सच कह रहा हूँ, पर मैं उनके हाथ को भी नहीं पकड़ पाता था। हर पल ऐसा लगता कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। फिर आप इस दिल में इस तरह बसी थी कि आपका ख्याल एक पल के लिए भी मेरे दिल और दिमाग से नहीं जाता था। आपसे दूर रहने के लिए आपकी शादी के बाद कभी नाना जी के घर नहीं गया। नाना नानी के 50वीं सालगिरह पर भी मम्मी की कसम देने पे सिर्फ 2 घंटे के लिए गया था। तब आपको देखा था एक बार फिर, और सच कह रहा हूँ उस दिन फिर आपसे प्यार हो गया, वो भी पहले से ज़्यादा। जब भी कोई अपने स्टेटस में आपकी फ़ोटो लगाता, मैं आपकी सारी पिक्चर्स अपने लैपटॉप पे सेव कर लेता। ना जाने क्यों आपकी मुस्कुराहट देख सुकून मिलता था। आपकी मुस्कुराहट के सिवा कभी किसी चीज़ पे नज़र गई ही नहीं। शायद आपकी आंखों को देखता तो सब कुछ समझ जाता, पर आपकी मुस्कान के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जिस दिन अखिल भैया की मौत हुई, ऐसा लगा सब खत्म हो गया। उस खबर के बाद कई दिनों तक जहन में सिर्फ आपकी मुस्कान रहती। सच कह रहा हूँ आरोही, कभी भी मैंने आपको अपने लिए नहीं मांगा था। मुझे बस आपके होठों की मुस्कान चाहिए थी। वही मेरे लिए सुकून था। जब जब मेरा मन बेचैन होता तब मैं आपकी तस्वीर देख लेता। आपका और बेटू का हंसता हुआ चेहरा मेरा पूरा दिन बना जाती। जिस दिन बीवी आपके जीवन में आई, वो दिन मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल था। मुझे आज भी वो समय याद है जिस वक्त मुझे मम्मी ने बताया कि आपको बेटी हुई है। आपको शाम को 4 बजे बीवी हुई थी, है ना? अजय ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। आरोही आश्चर्य से अजय की तरफ देख रही थी। मेरा उस समय इंटर्नशिप चल रहा था। मैं जब शाम को कॉलेज से आया तब मम्मी ने मुझे बताया। मेरी घड़ी में उस समय 6:18 हुआ था। मैंने मम्मी को तो नहीं बताया, पर चाय पीने के बाद मैं सीधा मंदिर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पापा बन गया। आपके 2 बार हुए मिसगैरेज को सुन मन्नत मांगी थी कि इस बार सब कुछ ठीक रहे और आपके जीवन में ये खुशी भी आ जाए तो सबसे पहले उनके द्वार जाकर माथा टेकूंगा। उस रात खुशी तो बहुत हुई थी, पर खुद पे गुस्सा भी बहुत आया था कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं आपकी कोई भी तस्वीर अकेले नहीं रखता था। जानबूझकर हमेशा वही तस्वीर रखता जिसमें अखिल भाई आपके साथ होते। फिर भी ना जाने क्यों मुझे कभी भी कोई चिड़िया जलन महसूस नहीं होती। बस आप खुश थी और यही मेरे लिए सब कुछ था। जिस दिन आपसे शादी की उस दिन भी खुद पे नाराज़ हुआ था क्योंकि आपसे ज़बरदस्ती कर रहा था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि
कि आपसे कभी ज़बरदस्ती करूँगा, पर उस दिन मजबूर था। जब से वहाँ गया था आपके होठों में एक बार भी मुस्कान नहीं देखी थी। जो मेरा सुकून था, वहाँ जाने के 2 घंटे के अंदर ही ये फ़ैसला ले लिया था कि मुझे ये मुस्कान वापस लाना है, मुझे मेरा सुकून वापस लाना है। मैंने आपसे शादी करने के लिए नहीं की, ये शादी मेरे लिए थी। अगर आपके होठों पे मुस्कान नहीं आती तो मैं कभी सुकून से नहीं रह सकता, पूरी ज़िंदगी बेचैन रहता। अजय ये बताते हुए अपने सीने पे रखी उसकी हथेली को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। क्यों कहते हैं आप इतना प्यार मत कीजिए, मुझे डर लगने लगा है। अगर मैं आपका प्यार लौटा ना पाऊँ तो मुझे तो सब कुछ मिल गया आरोही, आपकी और बेटू की दोनों की मुस्कान। मैं तो सिर्फ आपके होठों की मुस्कान चाहता था, पर भगवान ने मुझे आपको भी दे दिया। जब आपको मैंने अपने जीवन में शामिल किया तब लगा कि भगवान जी शुरू से इशारा कर रहे थे कि आपका और मेरा साथ है, इसीलिए तो मुझे आपसे प्यार हुआ, पर मैं समझ ही नहीं पाया। अजय ये कहकर खामोश उसके चेहरे को देखने लगा। अजय जी, आरोही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू। हो सकता है आपके जितना प्यार ना कर पाऊँ, पर अब आपके बिना एक पल नहीं रहना। आप ज़िंदगी बन गई हैं मेरी। थैंक यू आरोही। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपका प्यार मिलेगा, पर आज आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप खुद को तैयार रखिएगा मेरी शरारतों के लिए। अब तो आपने मुझे हक दे दिया है, मैं जब चाहे जैसे चाहूँ आपको परेशान कर सकता हूँ, है ना? अजय शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, अब हटिए अजय जी, सुबह हो गई, मुझे उठने दीजिए। आपको ऑफिस नहीं जाना तो क्या हुआ, लाडो को तो स्कूल जाना है ना? आरोही उसकी शरारत से भरी आंखें देख बिस्तर से खुद को चादर से कवर कर उतरते हुए बोली, अच्छा सुनिए ना, आप आज रात भी मेरे साथ सोएंगी ना? अजय जानबूझकर उसे छेड़ते हुए उसकी कलाई पकड़कर बोला। आरोही उसकी तरफ पीठ की, पहले तो मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ चेहरा कर गुस्से से उसे देखने लगी। सॉरी, वो मैं। अजय उसकी गुस्से से भरी नज़र देखकर हड़बड़ा गया और अपनी जगह पे बैठते हुए बोला, आप अभी भी इसी कमरे में सोएंगी? आरोही उसे घूरते हुए बोली, हाँ नहीं, मतलब। अजय कुछ कह ही नहीं पाया, मतलब कुछ नहीं। आरोही अपना पैर पटकते हुए वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई। अजय उसके जाने के बाद कुछ सोचा, फिर उसे आरोही की बात समझ आई। ओह शिट, मैं भी ना पूरा पागल हूँ। अजय आरोही की बात को समझते हुए मुस्कुरा दिया। पापा, मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगी। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो मैं आपके साथ घर पर रहूँगी। बीवी अजय की गोद में बैठ नाश्ता करते हुए बोली, ठीक है, फिर मत जाओ। फिर मैंने जो संडे घूमने जाने का प्लान किया है उसे कैंसिल कर देते हैं। अजय अपने कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ सच्ची पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बीवी एक्साइटेड होते हुए बोली, बीवी के नानू के घर। अजय ने बीवी के नाक से नाक टकराते हुए कहा, सच्ची पापा, मेरे भी नानू हैं जैसे आपके नानू हैं। बीवी उसके गले में अपने हाथ फंसाकर पूछी, हाँ बिट्टू, और सिर्फ नानू और नानी माँ नहीं, आपकी तो 3 मासी माँ भी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। बीवी, चलो बेटा, गाड़ी का टाइम हो गया, अपने शूज पहनो। आरोही रसोई से उसकी टिफ़िन लेते हुए बोली, ओके, इट्स स्कूल टाइम, चलो मैं तुम्हारी गाड़ी के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर आज शाम हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके बच्चा। अजय उसे गोद में लेकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओके पापा, एंड आई लव यू पापा। बीबी अजय के गाल पे चूमते हुए बोली, आई लव यू मेरा बच्चा। आप भी जानती हैं ना मॉम, भाई की तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, आप लोग मान क्यों नहीं जाती? बीते 5 महीने से भाई आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने मम्मी पापा से बोली, तो हमने उससे नहीं कहा कि वो हमें मनाए, और हमें अपने बेटे से कोई परेशानी नहीं है, वो कभी भी यहाँ आकर रह सकता है। अजय के पापा अविनाश ने कहा, पर आप भी जानती हैं पापा भाई भाभी को छोड़कर नहीं आएंगे, तो हमें भी उससे कोई मतलब नहीं। उसकी मम्मी नंदिनी ने कहा, आखिर क्यों मतलब होगा मम्मी, क्या कमी रखा है जब भाई ने आप लोगों के लिए? आप लोगों की सारी ज़रूरतें तो
पूरी कर ही रहे हैं, चाहे यहाँ की कैची हों या आप लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाना या आप लोगों से जुड़ी कोई और बात। हर बात में वो आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, सिर्फ घर से अलग हुए हैं। पर आप उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें सजा दे रहे हैं, तड़पा रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों के बिना उनकी खुशियाँ अधूरी हैं। हम उसे किसी हाल में नहीं अपनाएंगे आयुषी। अगर उसे इस घर में रहना है तो उस लड़की को छोड़ना ही होगा, नंदिनी ने आयुषी से चिल्लाते हुए कहा। आयुषी गुस्से से वहाँ से उठकर अपनी कमरे में चली गई। नंदिनी शांत हो जाइए, आप क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अजय हमारे बिना नहीं रह सकता, वो आज नहीं तो कल हमारे पास लौट आएगा। अविनाश ने नंदिनी को पानी का गिलास थमाते हुए कहा। उसे वापस आना होगा, उसे वापस आना ही होगा अविनाश जी, मैं उसे वापस लाकर ही रहूँगी। अब बस बहुत हो गया, अब आर्या पार, मुझे उस लड़की से बात नहीं करनी। नंदिनी कुछ सोचते हुए गुस्से से बोली। आयुषी जो अपने कमरे से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी, वो अपनी मम्मी की बातों को सुन और उनके चेहरे को देखकर गहरी सोच में डूब गई। कुछ ऐसा मत कहना नंदिनी कि अजय हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तुम अजय को बहुत अच्छी तरह जानती हो, वो अपने फैसलों में अटल रहता है। वो इतने दिनों से अपनी मर्जी से यहाँ आ रहा है। फिर मैंने अजय को जितना ऑब्जर्व किया है, अगर हमने आरोही को उससे दूर करने की कोशिश की तो वो शायद हमसे रिश्ता ही ना रखे। अविनाश ने कुछ सोचते हुए नंदिनी को समझाया। अब तो कुछ ऐसा सोचना होगा अविनाश जी कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी सही सलामत रहे। नंदिनी अभी भी कुछ सोच रही थी और कह रही थी, जो भी करो पर याद रखना हमारा अजय हमसे दूर नहीं होना चाहिए। अविनाश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। आयुषी घर से बाहर तो आ गई थी, पर उसे अपनी मम्मी की बात खटक रही थी। कुछ तो सोच रही है मम्मी, पर क्या? जिस तरह से आज उनका चेहरा था और वो कह रही थी, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। भाई से बात करूं क्या? नहीं, अभी नहीं। कल ही तो भाई को चक्कर आ गया था। अगर अभी उनको बताया तो वो और परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? आयुषी सोचते हुए गाड़ी चला रही थी, तभी उसकी गाड़ी जाकर एक कार से टकराई। जैसे ही कार में बैठा हुआ शख्स कार से बाहर झांका, आयुषी से देख कस के अपनी आंखें मीच ली। ओह मिस आयुषी, हाउ कैन आई फॉरगेट इट। अगर मेरी गाड़ी को ठोकर लगी है, इसका मतलब है कि पीछे आप ही हैं। उस शख्स ने सामने आकर तिरछी स्माइल के साथ कहा। सॉरी सर। आयुषी अपना चेहरा नीचे करके बोली। अभी तुम हॉस्पिटल में हो? सामने वाले ने पूछा। आयुषी ने नाम में अपना सिर हिलाया। यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। एक बार फिर उसने पूछा। आयुषी ने फिर से नाम में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें बुढ़ा अंकल लगता हूँ? उसने फिर पूछा। आयुषी ने जल्दी जल्दी नाम में अपना सिर हिलाया। क्या तुम गूंगी हो? उस शख्स की नज़रें अभी भी आयुषी पर ही टिकी हुई थी और आयुषी का चेहरा झुका हुआ। उस शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो गुस्से से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए बोला। कहो आयुषी, क्या तुम गूंगी हो? बात क्यों नहीं कहती? मैडिट, अजय की शादी को 5 महीने हो रहे हैं। तुमने उसके बाद मुझसे कभी बात नहीं की। प्रॉब्लम क्या है ये भी नहीं बताती। कैसे समझूं यार, मुझसे गलती क्या हुई? बोलो आयुषी, कुछ तो बोलो। वो शख्स उसकी बाजुओं को पकड़ उसे झकझोरते हुए बोला और उसकी आंखों में गुस्से की जगह नमी आ गई। प्लीज़ टेल मी माई फॉल्ट, प्लीज़ यार, टॉक टू मी मैडिट। उसने एक बार फिर चीख कर कहा और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। आयुषी जो सर झुकाए हुए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। उस शख्स के गले लगाते ही आयुषी के हाथ उसकी पीठ पे कस गए। आई एम सॉरी प्रतीक, आई एम सॉरी। आयुषी ने रोते हुए उस पर अपनी बाजुएं कस दी। यू इडियट, 5 महीने बाद गले लग रही हो और माफ़ी मांग रही हो। इस बार तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें बहुत सताने लगी हो मुझे। प्रतीक की भी आंखों से आंसू बह गए। कुछ देर में वो लोग एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर प्रतीक ने धीरे से कहा, कहीं चलकर बैठें प्लीज़। आयुषी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हुए प्रतीक ने आयुषी को देखकर पूछा।
आयुषी प्रश्न भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारी मेरी गाड़ी से टक्कर तभी होती है जब तुम किसी टेंशन में रहती हो। अब बताओगी क्या हुआ? आयुषी ने नाम में अपना सिर हिलाया। तुम शेयर नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे नज़रअंदाज करने का कारण क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो प्लीज़, पर इस तरह मुझसे मुँह मत फेरो। नहीं रह सकता यार तुम्हारे बिना। 5 महीने से सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई कि तुम इस तरह अचानक मुझसे बात करना छोड़ दी। आयुषी प्लीज़, आयुषी मेरी गलती तो बता दो। आपकी कोई गलती नहीं है प्रतीक, गलती तो मेरी है। मैंने प्यार करने की गलती कह दी। प्रतीक उसके चेहरे को देखने लगा। मम्मी पापा भाभी को अपनाना ही नहीं चाहती, जबकि भाई आप तो जानते हो मैंने आपको सब कुछ बताया है, यहाँ तक कि जब मुझे ये पता चला कि भाई भाभी को प्यार कहते हैं मैंने आपको बताया था। भाई को इतने इंतज़ार के बाद उनका प्यार मिला, पर जैसे ही उनकी ज़िंदगी में उनका प्यार आया मम्मी पापा ने उनका साथ छोड़ दिया। भाई तड़प रहे हैं पर कह नहीं पाती। उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट भाभी और बीवी हैं उतने ही इम्पोर्टेंट मम्मी और पापा भी हैं, पर पापा मम्मी मानना ही नहीं चाहती। ऐसे में अगर उन्हें मैं हमारे बारे में बताती हूँ तो मुझे नहीं लगता वो हमारा रिश्ता भी एक्सेप्ट करेंगी। वैसे भी आपके बारे में अजय भाई मम्मी पापा से बात करने वाले थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात कर सकूं। प्यार करने की हिम्मत है? प्रतीक उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सॉरी प्रतीक। आयुषी ने अपना चेहरा झुका लिया। सॉरी फॉर व्हाट? प्यार किया इसलिए या इस तरह बीच रास्ते छोड़ रही हो इसलिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने प्यार किया, उसके बदले मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और बीच रास्ते मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं दूँगा। अजय का फ़ोन आया था, मिलना चाहता था, शायद हमारे बारे में ही मुझसे बात करनी है। मैं आज जा रहा हूँ उससे बात करने। एंड यू लिसन टू मी केयरफुली। आइंदा मुझे नज़रअंदाज किया ना तो इस प्रतीक को ज़िंदगी भर अपने सामने नहीं देखोगी। और मुझे अच्छे से पता है तुम एक दिन भी मुझे देखे बिना नहीं रह सकती। आप भाई से कुछ नहीं कहेंगे प्रतीक? भाई वैसे भी परेशान हैं। आयुषी परेशान होते हुए बोली। और तुम्हें लगता है कि अजय को कुछ पता नहीं होगा? तुम जानती हो आयुषी वो तुमसे भी बहुत प्यार करता है और तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल का हाल बता देता है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि उसे हम दोनों के रिलेशन के करंट स्टेटस समझ आ रहा है और उसे उसी के बारे में बात करनी है। और सोचना भी मत कि मैं उससे झूठ कहूँगा। मैं उसे सभी बातें सच सच बताऊँगा। प्रतीक आप समझ नहीं रहे हैं, मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगी। तो तुम क्या चाहती हो बस ये बताओ। प्रतीक के सवाल पर आयुषी ने अपना चेहरा झुका लिया। मुझे विश्वास नहीं होता तुम अजय की सिस्टर हो। अजय अपने डिसीजन में कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो 1% भी अपने फैसले पे डाउट नहीं करता। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो एक बार जो डिसीजन लेता है वो कभी चेंज नहीं करता। और तुम ये भी फैसला नहीं ले पा रही कि तुम चाहती क्या हो। प्यार तो कहती हो ना मुझसे कि अब वो भी डाउट है। प्लीज़ प्रतीक ऐसा मत कहो। आप मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। हमारा साथ शायद इतना ही लिखा था और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? प्रतीक आयुषी को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। हाँ नहीं वो आयुषी कुछ कह ही नहीं पाई। दोस्तों इस कहानी की इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोगों को मैंने जो दूसरे भाग का लिंक दिया था वो सारे चैनल मेरे डिलीट होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर से मैंने लिंक दिया है इस कहानी के नीचे। आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना, दूसरे भाग को पढ़ लेना। नहीं